1970s में जापानीज बॉटनिस्ट डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने रिसर्च के बाद फॉरेस्ट डेवलप करने का एक ऐसा तरीका बताया जिससे छोटे से लैंड के टुकड़े पर भी जंगल ग्रो किया जा सकता है। उन्हीं के नाम पर इस टेक्निक को नाम दिया गया मियावाकी मेथड। अराउंड 1.6 बिलियन लोग फूड और फ्यूल के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। बढ़ती पॉपुलेशन और रैपिड अर्बनाइजेशन से जंगलों को काटकर एग्रीकल्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन से बायोडाइवर्सिटी लॉस के साथ साथ वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होती है। बहुत से एनिमल्स और बर्ड्स के नेचुरल हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जंगल सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होते हैं और इसके अलावा फॉरेस्ट इफेक्टिव कार्बन सिंक का काम करते हैं। ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को कम करने में फॉरेस्ट काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। रीफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन एक मेथड हो सकता है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने का। पर पहले जानते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। जब किसी जंगल में रेगुलरली ट्रीज कट करने से उनका नंबर कम हो रहा हो, वहाँ पर अगर न्यू ट्रीज प्लांट की जाएं तो उसको कहा जाता है रीफॉरेस्टेशन। वहीं एफॉरेस्टेशन में ऐसे लैंड पर ट्रीज प्लांट की जाती है जहाँ पहले कभी ट्रीज नहीं थी। ऐसा ही एफॉरेस्टेशन का एक मेथड है मियावाकी मेथड। इस मेथड से एक छोटे लैंड के पीस पर भी जंगल उगाया जा सकता है। इस टेक्निक में उस एरिया की नेटिव प्लांट स्पीशीज को पास पास प्लांट करके एक डेंस फॉरेस्ट ग्रो कराया जा सकता है। मियावाकी टेक्निक को जापानीज बॉटनिस्ट डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने 1970s में डेवलप किया था। उन्होंने इस टेक्निक के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स यूज किए। पहला था पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन, दूसरा फाइटोसोशियोलॉजी और तीसरा 4 लेयर्ड सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1956 में जर्मन इकोलॉजिस्ट रेनहोल्ड टक्सन ने दिया था। पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन या पीएनवी किसी लोकेशन का वो वेजिटेशन कवर होता है जो वहाँ से ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिमूव करने पर ग्रो करेगा। दूसरा, प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज़ जो कि अक्सर साथ में मिलती हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, उस स्टडी को कहा जाता है फाइटोसोशियोलॉजी। तीसरा कॉन्सेप्ट है मल्टी ट्री लेयर। जंगलों में ट्रीज और प्लांट्स डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं। ये बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें पहली होती है मेन ट्री स्पीशीज, ये कैनोपी बनाती है। दूसरी होती है सब ट्री स्पीशीज जो सब कैनोपी बनाती हैं। श्रब्स अंडरग्रोथ और हर्ब्स ग्राउंड वेजिटेशन बनाते हैं। इस मेथड से फॉरेस्ट डेवलप करने के कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में जिस लैंड पर फॉरेस्ट डेवलप करना है वहाँ की सॉइल को एनालाइज किया जाता है। इसमें यह समझा जाता है कि सॉइल का टेक्सचर क्या है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। फिर सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि सॉइल का परफोरेशन इंक्रीज करने के लिए उसमें वीट या कॉर्न हस्क या राइस हस्क ऐड किए जाते हैं। वाटर रिटेंशन इंक्रीज करने के लिए शुगर केन स्टॉक या कोकोपीट ऐड किया जाता है। वर्मी कॉम्पोस्ट या काओ मैन्योर सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ऐड किया जाता है। ये सभी प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। सेकेंड स्टेप में उस एरिया की नेटिव स्पीशीज़ पहचानी जाती हैं। उस एरिया के आसपास के जितने भी फॉरेस्ट हैं वहाँ का सर्वे करके वहाँ की नेटिव फ्लोरा की लिस्ट तैयार की जाती है। इस लिस्ट में सभी तरह के प्लांट फॉर्म्स यानी कि ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स इंक्लूड किए जाते हैं। थर्ड स्टेप में गुड क्वालिटी सैपलिंग्स के लिए अच्छी नर्सरीज से कॉन्टैक्ट किया जाता है। ये सैपलिंग्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए जिन्हें फिर उस एरिया में प्लांट किया जाएगा। सैपलिंग्स की आइडियल हाइट लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में उस एरिया में एडिक्वेट वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट किया जाना चाहिए, जैसे कि पाइपलाइन या टैंकर, क्योंकि इन सैपलिंग्स को 2 साल तक रेगुलरली पानी दिया जाता है। उसके बाद ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्लांटेशन का। इसमें पहले प्लांटेशन एरिया की सॉइल को 3 से 4 फीट तक एक्सकेवेट करके इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मिलाए जाते हैं। इस सॉइल को फिर वापस लैंड पर डाल दिया जाता है। इसमें लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी पर सैपलिंग्स को रैंडमली प्लांट करते हैं। सेम स्पीशीज के सैपलिंग्स को एक दूसरे के पास नहीं लगाते। इन सैपलिंग्स को सपोर्ट देने के लिए फिर इनके बराबर में 4 से 5 फीट की एक बैम्बू की स्टिक लगाई जाती है।
इसके बाद सॉइल पर मल्च की 5 से 7 इंच मोटी लेयर डाली जाती है। मल्च यूजुअली वुड चिप्स, बार्क या कॉम्पोस्ट से बनी होती है। ये लेयर सॉइल में मॉइस्चर बनाए रखती है, साथ ही सॉइल की फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी इम्प्रूव करती है। लास्ट स्टेप होता है मेंटेनेंस। अगले 2-3 साल तक प्लांट्स को रेगुलरली वाटर करना पड़ता है और वीड्स को रिमूव करना होता है। इसके बाद ये स्मॉल फॉरेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं। यहाँ पेड़ों की ही टूटी पत्तियां खाद का काम करती हैं और बारिश से पानी की कमी पूरी हो जाती है। इस मेथड से जल्दी ही घने जंगल बनाए जा सकते हैं। जहाँ नेचुरली फॉरेस्ट बनने में 100 से 200 साल लगेंगे, वहीं इस मेथड से 20 से 30 साल में घने जंगल बनाए जा सकते हैं। और ये जंगल किसी भी छोटे लैंड के पीस पे भी बनाए जा सकते हैं, जैसे घर का बैकयार्ड ही हो गया। अगर आपके पास लैंड अवेलेबल हो तो आप अपने घर पर भी इस टेक्निक की हेल्प से मिनी फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इंडिया में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इस टेक्निक से स्मॉल अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही है कि ये फॉरेस्ट रैपिडली और छोटे एरियाज में भी ग्रो किए जा सकते हैं। दूसरा, नेटिव स्पीशीज के यूज से फॉरेस्ट उस एरिया के फ्लोरा और फौना के लिए हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं। बर्ड्स को पेड़ों पे रहने के लिए घर मिल जाता है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन में हेल्प होती है। इन ऑल इकोसिस्टम और इकोलॉजी को नेचुरली मेंटेन करने में ये फॉरेस्ट हेल्पफुल होते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। फॉरेस्ट कार्बन सिंक का काम करते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। इस तरह ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कम करने में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स को भी कम करने में हेल्पफुल होते हैं। किसी अर्बन एरिया का टेम्परेचर उसके पास के रूरल एरिया से ज़्यादा होना अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहलाता है, क्योंकि अर्बन एरियाज में बिल्डिंग्स, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ओपन लैंड और वेजिटेशन को कंक्रीट और ग्लास से रिप्लेस कर दिया गया है। ये कंक्रीट और ग्लास इम्पर्मिएबल और हाईली एमिसिव सरफेसेस होते हैं। ये सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में फिर उसे एमिट करते हैं, जिससे अर्बन एरियाज का टेम्परेचर राइज हो जाता है। इसी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को ये अर्बन फॉरेस्ट रिड्यूस करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। पर इस टेक्निक की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें सबसे पहले है कि ये टेक्निक अप्लाई करने के लिए बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जैसे लैंड, लेबर, मटेरियल्स, सैपलिंग्स, जो कि फाइनेंशियली इसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं। दूसरा, नेटिव स्पीशीज़ सेलेक्ट करना बेहद ज़रूरी है इस टेक्निक में। नॉन नेटिव स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करने से इकोलॉजिकल प्रोसेसेस में डिस्टर्बेंस हो सकती है। इन्हें नेचुरल फॉरेस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट बारिश लाने में काफ़ी हेल्पफुल नहीं होते हैं। 2-3 साल तक इनकी मेंटेनेंस भी इनकी डेवलपमेंटल कॉस्ट इंक्रीज करती है। पर अगर हम ओवरऑल देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए और शहरों में ग्रीन कवर बढ़ाने का ये एक प्रॉमिसिंग मेथड हो सकता है।